हेलो जेंट्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच क्लास 10th के इतिहास को लेकर आया हूं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले जानेंगे कि यूरोप क्या है, उसके बाद राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद को में फैलाने में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि नेपोलियन, गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूल बहुत सारे थे जिन्होंने यूरोप में राष्ट्र फैलाए थे। इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आइए हम चलते हैं प्रारंभिक बिंदु पे। समझिएगा पहले यूरोप क्या है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप क्या है, महादेश है। क्या है? महादेश है। यूरोप क्या एक है? महादेश है। लेकिन यही बात याद रखना चाहिए कि हम महादेश कितने होते हैं, तो महादेश 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। यूरोप क्या है जी? महादेश है। महादेश कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं महादेश बारे में? कितने हैं? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपके महादेश हैं। देखिए यूरोप इसी में है ना, तो यूरोप क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जो देश है वो कौन है? एशिया है। महादेश कौन है? एशिया महादेश। एशिया महादेश जो सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ पे है, ज्यादा क्षेत्रफल भी है। उसके बाद दूसरा स्थान पे आता है आपका अफ्रीका। क्या होता है? अफ्रीका। एक बात और मैं याद कराना चाहता हूं आपके एग्जाम्पल के आधार पे या ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का जो मरीज है वो कौन है? तुर्की है। कौन है? तुर्की। ये याद करने के लिए मैं बताया आपको। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की को। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे एग्जाम में कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तो हम चलते हैं कि यूरोप एक महादेश तो है। यूरोप महादेश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं ध्यान दीजिएगा। यूरोप में आपको निम्नलिखित देश है, जैसा कि हम यूरोप में चर्चा करेंगे। इस 7 महादेश में से बहुत सारे देश हैं, जैसा कि इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, रूस, वेटिकन सिटी और है जो स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, रूस, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, ये सभी जो देश है ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। स्विट्जरलैंड बताए थे, स्विट्जरलैंड। और एक बात और याद रखिएगा, यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। और सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है, क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। तो ये आपने सीखा कि यूरोप एक महादेश। महादेश कितने? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जिसमें एशिया का मरीज किसे कहते हैं? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। और यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है? तो इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, रूस है, वेटिकन सिटी है, स्विट्जरलैंड है, आदि और है। ठीक है ना? तो इत्यादि जो है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया भी कि रूस जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद कौन है? छोटा कौन है? तो वेटिकन सिटी है। तो ये मैंने बताया आपको यूरोप के बारे में। अब चलते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद जो है ये आप समझिए एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है, एक भावना है जो कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति सोचता है, प्रेम करता है, लगाव है। अगर आप अपने पिता के प्रति प्रेम करते हैं, लगाव है आपके पिता के प्रति, तो पितृवाद है। माता के प्रति प्रेम है तो मातृवाद है। राष्ट्र के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो वह क्या है? राष्ट्रवाद है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाद अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो क्या कहिएगा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। या आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलिएगा कि वैसी भावना, वैसी विचारधारा जो अपने राष्ट्र हित के लिए
सोचा जाता है, लगाव होता है, वो क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है। चलिए हम लिखते हैं इसका परिभाषा राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद ये बताया हमने, वैसी भावना जिसमें एक नागरिक जो होता है अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र हित के लिए सोचता, अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद कहते हैं। आपसे दो नंबर एग्जाम पूछेगा, क्वेश्चन इसमें सब लिख सकते हैं। तो ऐसी भावना जिसमें एक नागरिक अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र हित के लिए सोचता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। या अगर किसी को समझाना है, किसी को आप शॉर्ट प्रवासित रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं लगाव को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो फैला था, यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो फैला था, उसका शुरुआत जो हुआ था फ्रांस क्रांति से हुआ था। किस क्रांति से हुआ था? फ्रांस क्रांति से हुआ था। 20 की क्रांति में सबसे विख्यात क्रांति जो है कौन है? फ्रांस की क्रांति। यह क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 में। अगर आप 9th में पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति, तो वहां आपका इसका जिक्र किया गया है। हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूं। कब हुआ था इधर याद रखिए बस कि कब हुआ था? 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। तो एक बात आप लोग समझते हो, क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है? आप लोग सोचते हो क्रांति मतलब लड़ाई, क्रांति का अर्थ क्या होता है? लड़ाई नहीं। क्रांति का जो अर्थ होता है ना, वह बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। एक आंदोलन होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इतिहास को समझाने से पहले मैं एक बात को सिखाना चाहता हूं। एक सीखिएगा, बहुत आपको पढ़ने मिलेगा। आपको आंदोलन सीखिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर आंदोलन क्या होता है, फिर कहेंगे फ्रांस क्रांति, फिर बोलेंगे बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति, सब आएंगे। तो अब क्रांति क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, सामाजिक स्तर पर कहिए आप, समाज के स्तर पे कम व्यक्तियों का समूह बनाकर अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सरकार से जो आवाज उठाता है, 10 से 15 व्यक्ति कहिए या समाज कहिए, समाज के स्तर पर, समाज के स्तर पे जो व्यक्ति है अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है सरकार के प्रति, तो वहां पे क्या होता है? आंदोलन होता है। क्या होता है? आंदोलन। और यही आंदोलन क्रांति के रूप में उभर कर आता है। कैसे? तो जब यही आंदोलन धीरे धीरे व्यापक होते जाता है, मान लीजिए कि आपका बिहार है, तो बिहार अपना योगदान दिया, फिर अगला स्टेट योगदान दिया उसी आंदोलन में, और स्टेट योगदान दिया, तो यह योगदान देते देते एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति। क्या कहते हैं? क्रांति। क्रांति का मतलब बदलाव। यदि आंदोलन होता है तो बदलाव हो भी सकता है, न भी हो सकता है। अपना अधिकार के प्रति मांग तो किया, लेकिन मांग तो किया, उसको मांग पूरा भी हो सकता है, न भी हो सकता है। लेकिन यही आंदोलन जो क्रांति परिवर्तन हो जाएगा, तो निश्चित है कि वह अपने मांग के प्रति वहां पे बदलाव होगा ही होगा, श्योर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आंदोलन और क्रांति में ही डिफरेंस होता है। बहुत सारे बात बताएंगे आपको हम। याद रखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुआ था? तो फ्रांस क्रांति से हुआ था। और यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यानी कहिए आप कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पृष्ठभूमि जो तैयार किया था, पृष्ठभूमि कहने का मतलब कि जो पिलर तैयार किया था, नींव रखा था यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, तो वह एक व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा कि पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। आपसे भी पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का था। इन्होंने ही जनता के प्रति सोचे थे और लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक कराए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान का कैसे है। चलिए सीखते हैं हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, इन्होंने बहुत योगदान दिए थे यूरोप राष्ट्रवाद फैलाने में। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। ये बोनापार्ट जो एक टाइटल है, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। 15 अगस्त 1769 में हुआ था। कोर्सिका नामक द्वीप था जो कहां में पड़ता था? अल्जेशिया में, जो किसके तरफ है? फ्रांस की तरफ आता है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, यह फ्रांस क्रांति के समय, जब फ्रांस में क्रांति हुआ था, उस समय सेनापति थे। सेनापति से लेकर
सेनापति से लेकर सम्राट कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहले सेनापति थे, एक क्या किए कि 1798 में ये मिस्र की एक जगह था अलेक्जेंड्रिया, उस पर अधिकार किए सेनापति के लिहाज से। वहां अधिकार कर वो क्या किए, जब अधिकार किए तो वहां के राजा था वो जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो राजा थे, वे क्या किए कि नेपोलियन बोनापार्ट को 1799 से लेकर 1804 तक क्या बना दिया गया, कौंसल बना दिए। क्या बना दिए, कौंसल बना दिए। और कौंसल के रूप में काम किए कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कब से कब तक, 1799 से लेकर 1804 तक। उसके बाद 1804 के अंतर्गत ही महीना में ये क्या बन गए, फ्रांस का सम्राट बन गए। अब राजा का पूरा चाल जान गए, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। उसे खुद हराकर, उसे खुद मारकर, हत्या कर क्या बन गए, वहां का सम्राट बन गए, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बन गए तो ये अपना कानून बनाना स्टार्ट कर दिए। एक कानून बनाया जिसे आप नाम रखे नेपोलियन संहिता। क्या रखे, नेपोलियन संहिता। यानी सन 1804 में फ्रांस का क्या बने, सम्राट बने, और सम्राट बनकर नेपोलियन संहिता को लागू किए, अपने कानून को लागू किए। उसके बाद 1806 में ये यहां तो हो ही रहा था फ्रांस में। उसके बाद 1806 में क्या किए कि ये जर्मनी पहुंचे, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। जब जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी उस समय लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, विभक्त था। उन्हीं राज्यों को ये क्या किए कि एकजुट करना स्टार्ट कर दिए, और एकजुट करके मात्र 39 राज्यों में, मात्र 39 राज्यों में क्या कर दिए, गठित कर दिए। और गठित कर क्या किए, एक संघ बनाया, जिस संघ का नाम क्या रखे, जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ। तब से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। और कब हुआ था, 1806 में। नेपोलियन बोनापार्ट आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राजतंत्र चला आ रहा है उसे समाप्त करना, राजतंत्र को समाप्त करना इसका मेन लक्ष्य था। राजतंत्र समाप्त करना है और प्रजातंत्र को लागू करना किसका मेन उद्देश्य था, नेपोलियन बोनापार्ट का। ये इटली में भी 3 गणराज्य स्थापित किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। इटली में, कहां में, इटली में, कहां में, इटली में 3 गणराज्य स्थापित किए थे। आप याद रखिए, इटली के कुछ क्षेत्र जीते और वहां भी अपना एक गणराज्य बनाया, वहां भी अपना स्टेट बनाया, जिसका नाम था, पहला गणराज्य था सिस्पाइन। क्या था, सिस्पाइन। दूसरा क्या था, लिगुलियन, लिगुलियन। और तीसरा था ट्रांसपेडेन। याद रखिएगा इसको, ट्रांसपेडेन। यह 3 गणराज्य इटली में स्थापित किया था, और जर्मनी में एक संघ बनाया था, जर्मन राइच संघ। और इटली में क्या किए थे, 3 गणराज्य स्थापित किए थे, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। तो इस तरह से ये नेपोलियन बोनापार्ट का नाम था। और इनका, इसको हराने के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जिसे रानी का है, वियना है। मैं अगले क्लास तक वेट करूंगा ऑस्ट्रिया के बारे में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को क्या किया, हराया। और हराकर एल्वा नामक द्वीप पर, कौन द्वीप पर, एल्वा, एल्वा नामक द्वीप पर रखा कैदी बनाकर। लेकिन वहां से क्या किए, नेपोलियन बोनापार्ट की मौका पाते ही वहां का हो गए, भाग गए थे। क्या हो गए थे, भाग गए थे। 1813 में तो हारे थे, और 1813 में हारे, कहां रखा गया, एल्वा नामक द्वीप पर। वहां से मौका पाते क्या हो गए, भाग गए। तो आप सोच सकते हैं, जब व्यक्ति एक बार टूट जाता है उसे जुटने बहुत समय लग जाता है। इसी बीच 1813 और 15 के बीच में 1814 में ही नेपोलियन का क्या जाता है, पतन हो जाता है। माने स्थिति उनका डबाडब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अपने सैनिकों के प्रति, अपने सैनिकों से बहुत कमजोर हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। जब वाटरलू युद्ध होता है, स्टार्ट होता है, वाटरलू युद्ध जब होता है 1815 में, उसमें भी सारे नेपोलियन जब क्या आते हैं, हार जाते हैं। जब हार जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, तो इनको सेंट हेलेना नामक द्वीप रखा जाता है। कहा रखा जाता है, सेंट हेलेना नामक द्वीप रखा जाता है, जहां इनकी मृत्यु 6 वर्ष बाद हो जाती है। 6 वर्ष बाद, यानी कहिए कि 1815-28, इन 1821 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में योगदान था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर में कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट का मेन उद्देश्य क्या था,
राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र को लागू करना। वे अपने बलबूते से इटली में 3 गणराज्य स्थापित किया, सिस्पाइन, लिगुरियन, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद क्या किए, जर्मनी पहुंचे, वहां भी जाकर 1806 में जर्मनी को मात्र 39 राज्यों में गठित किया, एक संघ बनाया जिसे क्या रखा नाम, जर्मन राइट संघ। तो आप इस तरह से आप सोच सकते हैं कि भला ही इनका मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये अपने पिलर तैयार, एक बेस तैयार करके चले जाते हैं। इनका पतन के बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रधानमंत्री था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, उसका उदय होता है। तो हम आपके बीच अगले क्लास में रूबरू होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।